हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 और कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपको एग्जाम में ज़रूर दिखाई देंगे क्वेश्चन 1/2 के और 3/4 के। इस हिसाब से तो 1.5 के जो क्वेश्चन हैं वो विथ आंसर हैं और 3/4 के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इस पीडीएफ के माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो टारगेट होने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट का चैप्टर है वो पांडुलिपि वाला है। पांडुलिपि चित्र परंपरा ऐसा हमारा एक चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है ड्राइंग में। और उसमें से 2 नंबर का चैप्टर है ये। तो 2 नंबर में से किस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं 1.5 के और 3/4 के ऐसे पूछे जाते हैं 3 और 4 के। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्लास है वो सही है। देखो, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अगर हिंदी में क्वेश्चन याद हैं तो 1.5 के जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में उनका आंसर है वो आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चन की जो लाइन है वो हिंदी में आएगी और जस्ट नीचे उसको इंग्लिश में प्रिंट करके ऐसे आएगा पेपर। तो हमारा जो पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा वाला जो चैप्टर है, तो स्टार्टिंग में जो चित्र है उनकी जानकारी कहाँ से मिली थी, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से मिली थी। तो वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन निकाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण था और बहुत बड़ा एक पुराण है ये, 5वीं शताब्दी में ये रचित है, रचा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो कौन सी शताब्दी में रचा गया है, तो 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। तो ये एक बड़ा ग्रंथ है और अलग अलग खंडों में लिखा गया था। तो इसका एक खंड है, उसका चित्रसूत्र नाम का एक अध्याय है। तो वो अध्याय जिसमें सभी प्रकार की जो चित्रकारियाँ हैं उनकी जानकारी और उसमें क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती थी, उसके सारे जितने भी अंग हैं चित्रकला के सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। और ये चित्रसूत्र अध्याय है, उसको उस समय के जो कलाकार हैं वो इसको अपना स्रोत मान रहे थे, यानी इसको फॉलो कर रहे थे, इसमें से देख देख करके और सारी चीज़ों को सीख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये बात है वो आप साफ कर दी है, यहाँ पे स्पष्ट कर दी है। और ये मैंने बता दिया कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है वो बच्चों 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। ये आपने जो आपका चैप्टर जहाँ से शुरू होता है तो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है 5वीं शताब्दी में लिखा गया है ये ग्रंथ, ठीक है। और चित्र सूत्र है वो इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण खंड का एक अध्याय है, ठीक है। और अभी मैंने बताया सेकंड क्वेश्चन देखिए आगे, भारतीय कला और चित्रकला की स्रोत कौन सी पुस्तक को माना जाता है, तो चित्र सूत्र को माना था। उस समय कलाकार है वो चित्र सूत्र को देख करके और सारी चीज़ों को वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अभी देखते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन हमारा, प्रतिमा बनाने की कला को क्या कहा जाता। तो ये जो चित्र सूत्र है ना इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है कि उस समय जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी तो प्रतिमा लक्षण कहते थे प्रतिमा बनाने की कला को। तो प्रतिमा लक्षण है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन क्या पता पूछ लें तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। मध्ययुगीन काल के चित्रों में कौन सा सामान्य नाम अर्जित किया है, तो मध्ययुगीन जो कला है उसको लघु चित्र के नाम से जाना जाता था। और ये हमारा जो चैप्टर है इसमें लघु चित्र के बारे में भी बताया गया है, जिक्र हुआ है, क्योंकि उस समय जो आकृतियों की जो शेप है वो शॉर्ट चल रही थी और शॉर्ट शेप की वजह से इनको क्या कहते हैं, लघु चित्र कहते हैं, छोटी आकृति के कारण। तो मध्ययुगीन काल में कला परंपरा का ये स्वरूप है वो काफ़ी प्रचलन में था। तो ये लघु चित्र वाला भी इम्पोर्टेंट एक बार पूछ लिया था, व्हाट इज लघु शॉर्ट पेंटिंग पूछा था। तो ये मिनिएचर पेंटिंग, सॉरी। तो शॉर्ट शेप के जो पेंटिंग्स हैं उनको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे लघु चित्र कहते हैं। पांडुलिपि सेट का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है, तो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें आपने आराम से पढ़ा होगा, कोलफन पृष्ठ नाम आया था, एक कोलफन पृष्ठ या फिर इसका दूसरा नाम होता है पुष्पिका पृष्ठ, कोलफन पृष्ठ या पुष्पिका पृष्ठ। तो कोलफन प्रेस जैसे आपका एक रजिस्टर होता है उसमें पेज होते हैं, उसके ऊपर का जो कवर होता है तो उसमें ये कहाँ निर्मित हुआ है, कितने कागज है, किस प्रकार की कागजों की क्वालिटी है, इस तरह से नाम वगैरह जो रहता है। यानी पांडुलिपि का वह पृष्ठ जिसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहती है, वो कोलफन पृष्ठ कहते थे। तो पांडुलिपि का वह पेज जिसके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित रहती है उसको क्या कहते हैं, कोलफन पृष्ठ कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। और नेक्स्ट चलते हैं पश्चिम भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र। तो पश्चिम भारत में जो कला शैली पनपी वो हमने इस चैप्टर में आपने पढ़ी होगी जैन चित्रकला, क्योंकि जैन कम्युनिटी है वो ज़्यादा
सामर्थ्यवान थी और पश्चिम भारतीय चित्रकला का जो काम है उन्होंने अपने अंडर में लिया था। और फिर जब उन्होंने वहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करवाया, जो भी कलाकार्य करवाया, तो उन्होंने अपने जैन ग्रंथों को सबसे ज़्यादा और जैन धर्म पर आधारित चित्र सबसे ज़्यादा बनाए। तो इस पश्चिम भारतीय चित्रकला को का दूसरा नाम जैन चित्रकला भी है, जो कि पश्चिम भारत में विकसित हुई थी। तो पश्चिम भारत में हमने पढ़ा था ना जैन चित्रकला, तो पढ़ा था कि गुजरात मुख्य सेंटर था, क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा व्यापारिक सुविधाएं थी, और इसलिए वहाँ पे वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ के जो सामंत हैं वो ज़्यादा धनवान थे, और इसलिए पश्चिम भारतीय चित्रकला का जो काम है वो, और जो भी वर्ग है उसमें जैन कम्युनिटी है वो सबसे धनवान कम्युनिटी थी, तो उसने अपने अंडर में ले लिया। तो वहाँ का जो मेन सेंटर है वो गुजरात था। ठीक है। जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल का है ऐसा जो जैन विषयों और पांडुलिपियों को दर्शाता है, उसे जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग या जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो ये जैन चित्रकला वाला है, क्योंकि जब उन्होंने अपने हाथ में काम लिया तो जैन विषयों और पांडुलिपियों को ज़्यादा चित्रित करवाया था। और वो कौन कौन सी पांडुलिपियाँ उन्होंने चित्रित करवाई, उनके नाम भी थोड़े आगे आएंगे, तो वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकलेगा, मैं बताऊंगी। थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। शास्त्रदान की अवधारणा कौन से समुदाय में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शास्त्रदान की अवधारणा जैन समुदाय में थी, और इस वजह से भी क्या हुआ था कि यहाँ चित्रों को बढ़ावा मिला था। शास्त्र दान क्या होता है, जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको लिख करके और इनको लिखवा करके चित्रित करवा करके ये लोग जो भी चैरिटी वगैरह हैं, जो भी ये मठ वगैरह चल रहे थे वहाँ पर दान करते थे ये लोग। तो शास्त्र दान की अवधारणा जैन समुदाय में थी, और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, जैन चित्रों को और ज़्यादा बढ़ावा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में शास्त्र दान की, बुक डोनेशन की जो परंपरा है वो थी। जैन समुदाय ने सचित्र चित्रों को दान करने का कार्य किस मठ को सौंपा, भंडार नामक एक मठ था और उसको सौंपा था ये कार्य जैन समुदाय ने। जैन परंपरा में सबसे अधिक चित्रित ग्रंथ कौन सा, कल्प सूत्र सबसे ज्यादा चित्रित हुआ है भैया, मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो जैन कम्युनिटी है, जैन समुदाय है, जैन चित्रकला, इसमें जैन धर्म पर आधारित ग्रंथ हैं चित्रित हुए हैं, तो उनमें कल्प सूत्र सबसे ज्यादा चित्रित हुआ था। कल्प सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्प सूत्र को हर बार पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर पूछा, उससे लास्ट ईयर भी पूछा था, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए, महावीर स्वामी की शिक्षाएं कौन से ग्रंथ में है, उत्तर ध्यान सूत्र में है। ये भी जैन समुदाय का ही एक ग्रंथ है, और उत्तर ध्यान सूत्र में क्या है, जैन ये महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो भी हैं, और किस तरह से जो ये होते हैं साधु संत, इनकी जो रहने का जो सलीका तरीका वो किस तरह से होना चाहिए, तो वो उत्तर ध्यान में है। ठीक है, क्योंकि ये कल्प सूत्र, एक कालकाचार्य कथा, उत्तर ध्यान सूत्र, संग्रहणी सूत्र, ये सब क्या है, जैन चित्रशैली के ग्रंथ हैं। संग्रहणी सूत्र कौन कैसा ग्रंथ है, तो ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। ऐसे इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, संग्रहणी सूत्र। क्या होगा, संग्रहणी सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, 2 नंबर इस चैप्टर के छोड़ने नहीं है। ठीक है, और ये संग्रहणी सूत्र है ना, ये कब रचित हुआ था, तो ये 12वीं शताब्दी में रचित हुआ था। इसकी जो सेंचुरी है वो दे रखी है, तो 12वीं शताब्दी आप इसमें याद रखोगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पांडुलिपियों के को सुरक्षित रखने के आवरण को पटलिस कहा जाता है। अब पांडुलिपि तैयार हो गई, फिर पांडुलिपि तैयार हो गई, उसका ऊपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज कोलफन पृष्ठ हो गया कंप्लीट तैयार, फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाते थे, उसको पटलिस कहा जाता था, और उसके अंदर रखते थे इसको। तो एक बार पूछा था पटलिस किससे बना होता है, वैसे में लकड़ी जो है वो करेक्ट चूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, पटलिस या पाटली किससे बना होता है, तो लकड़ी से बना होता है। एक बॉक्स होता था जिसमें पांडुलिपि को सुरक्षित रखा जाता था। पटलिस से क्या करते थे, ऐसे भी पूछ लेंगे, तो आप बताओगे कि पटलिस में पांडुलिपि को, तैयार पांडुलिपि को सुरक्षित रखा जाता था। कागज के आने से पहले जैन चित्र किस पर बनाए जाते, ताड़ के पत्तों पे बनाए जाते थे, क्यों कागज आया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में आया था कागज। कौन सी शताब्दी में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वीं शताब्दी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहले ताड़ पत्ते की पांडुलिपि कौन सी शताब्दी की है, तो 11वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि मिली है, जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहली ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि है, यानी जैन चित्रशैली की। ताड़ के पत्तों पर संकरी छोटी जगह होने के कारण पेंटिंग शुरू में कहाँ तक सीमित थी, पटलिस या पटलिस पर, यानी ताड़ के पत्तों पे कोई रह जाता था
चित्र वगैरह बनाना, क्योंकि जगह कम होती थी तो वो पटलीस है जो लकड़ी का बॉक्स आवरण है उसके ऊपर भी चित्रकारियां की जाती थी। ये भी दे रखा है। पटलीस पर किस प्रकार का चित्रण, पटलीस पर ये लोग चमकीले रंगों से देवी देवताओं की छवियों छवियों नहीं देवी देवताओं के चित्र, जैनाचार्यों की जीवन की घटनाओं को चित्रित कर देते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन चित्रों के लिए सबसे रचनात्मक चरण कौन सा रहा था, कौन सा समय रहा है सबसे ज्यादा, तो लगभग 1350 से 1450 का जो समय है, 100 वर्षों का जो समय है, ये सबसे ज़्यादा रचनात्मक यानी सबसे ज़्यादा जैन चित्रों का विकास इस समय हुआ था। पाल कला कहाँ विकसित हुई, तो पूर्वी भारत में। पश्चिम भारत में हुई वो जैन कला थी और पूर्वी भारत में हुई वो पाल कला थी। पाल कला की सचित्र पांडुलिपियों के शुरुआती जो उदाहरण है वो कौन सी शताब्दी के हैं, तो वो 11वीं 12वीं शताब्दी के ही हैं। और 750 से 1200 की जो शताब्दी है उसके बीच का जो समय है वो पाल कला का समय रहा है। ये भी आप ध्यान में रखोगे। पाल कला के समय जो बौद्ध शिक्षा का ज़्यादा जिक्र था, तो अंतिम काल मान सकते हैं इनको, पाल कला को, बौद्ध कला का। तो वहाँ के मुख्य केंद्र भी थे तो वो नालंदा और विक्रमशिला थे। और यहाँ से देश विदेश से विद्यार्थी है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे थे, धार्मिक शिक्षा लेने के लिए आ रहे थे। पहले ये मठ थे, अब विश्वविद्यालय के रूप में इनकी पहचान है। कांस्य प्रतिमाओं की ढलाई का कार्य होता था यहाँ पे। नालंदा और विक्रमशिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कांस्य की जो प्रतिमाएं हैं उनकी ढलाई यानी प्रतिमाओं को बनाने का कार्य कहाँ पर होता था, तो वो नालंदा और विक्रमशिला में होता था। नालंदा और विक्रमशिला मठों में अध्ययन के लिए छात्र कहाँ से आते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया से ज़्यादा आते थे। और इसी वजह से, और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाल कला का विस्तार हो गया, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी आता था और विद्यार्थी भी आ रहे थे। तो इनको हमारी जो पाल कला की जो कांस्य की ढलाई की जो मूर्तियां हैं और जो पेंटिंग है वो काफ़ी पसंद पसंद आई। तो वो लोग जैसे नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा यहाँ से आ रहे थे तो वो अपने साथ ले गए। तो इस प्रकार से पाल कला है वो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा क्षेत्रों में फैल गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केंद्रों के नाम दे रखे हैं, कहाँ कहाँ फैली हमारा जो अध्याय है, तो वहां से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा परमपिता या बुद्ध की प्रवीणता नाम की एक बौद्ध जो ताड़पत्ते की एक पांडुलिपि है, तो वो पाल के जो कला है उसका एक अच्छा उदाहरण है ये। तो नाम दे देंगे यहाँ पे, अष्ट सहस्त्री का परमपिता, प्रज्ञान परमपिता या बुद्ध की प्रवीणता है वो कौन से चित्र शैली के, तो पाल शैली का उदाहरण है ये। और बौद्ध धर्म की ये पांडुलिपि है और ताड़ के पत्तों पे लिखी गई है और 8000 पंक्तियों में लिखी गई है। ये 8000 पंक्तियों में, ध्यान में रखोगे। पाल कला का अंत 13वीं शताब्दी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारण क्या था पाल कला के अंत का, मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले से। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर देखिए, दो स्थानों के नाम लिखे जहाँ पांडुलिपि कला परंपरा विद्यमान थी। तो पश्चिम क्षेत्र गुजरात, और मेन सेंटर हो जाएगा पश्चिम कला का, मेन सेंटर गुजरात, और उसके अदर हो जाएंगे राजस्थान का दक्षिण भाग और मध्य भारत के पश्चिम भाग हो जाएंगे। पूर्वी क्षेत्र में पाल शासकों द्वारा और नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला मठ में इस कला की परंपरा विद्यमान थी। तो ये बता दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ 3 एंड 4 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पांडुलिपि चित्रकला क्या है, तो आपका चैप्टर है उसमें परिचय में दे रखा है पांडुलिपि चित्रकला के बारे में, आप बता दोगे। ये डेफिनेशन याद कर लेना, मैं बता रही हूँ। पाल चित्रकला पर टिप्पणी लिखिए, तो पाल चित्रकला पूर्वी भारत में जो विकसित हुई, और हमारा जो चैप्टर है उसके लास्ट वाला जो टॉपिक है वो पाल कला का है, वहां से याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। पाल चित्रकला के बारे में ही मेन सेंटर इसके आ जाएंगे, ये नालंदा विक्रमशिला जो भी है, कहाँ कहाँ सेपरेट फैली थी, कहाँ कहाँ से विद्यार्थी आ रहे थे, किस तरह से, वो थोड़ा 3 एंड 4 में आपको थोड़ा ही करना पड़ता है। 30-40 जो शब्द सीमा है वो रहती है। जैन चित्रशैली पर टिप्पणी लिखी है, तो आप बता दोगे पश्चिम भारतीय चित्रशैली जो है जैन चित्रशैली, गुजरात मुख्य सेंटर था, और वो वाली आप बता दोगे। पश्चिम भारतीय चित्रकला के बारे में वही है, जैन चित्रशैली और पश्चिम भारतीय चित्रशैली, वो वाला ही पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र के बारे में दे रखा है, छोटी सी एक कहानी है कल्पसूत्र, तो वो आप पढ़ लोगे। तो कल्पसूत्र क्या है, तो ये आपने पढ़ाई होगा कल्पसूत्र के बारे में, कि जैन परंपरा में कल्पसूत्र है वो सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ माना गया है। और जो 24 जैन तीर्थंकर हैं उनके जन्म से लेकर के निर्वाण तक की जो घटनाएं हैं उनको गाते हुए इस ग्रंथ में बताया गया है। तो कल्पसूत्र है उसमें वो जो 5 घटनाएं हैं वो भी है, गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, प्रबोधन, जो ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश, महानिर्वाण, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद में संग्रहणी सूत्र क्या है, तो संग्रहणी सूत्र से भी पूछ सकते हैं। 3 एंड 4 में ये भी 4-5 ये हैं तो ये पूछ सकते हैं। संग्रहणी सूत्र ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया। दो इंपॉर्टेंट बातें, दो छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने पीछे बात की है। ब्रह्मांड की संरचना, अंतरिक्ष के बारे में जो अवधारणा है वो सारी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो
जैन अब संग्रहणी सूत्र है वो छोटा सा ही है। उसके बाद में कालकाचार्य कथा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी आपने पढ़ी होगी इस चैप्टर में, कि इसमें क्या होता है, आचार्य कालक की कथा है ये, और जिसमें कालक आचार्य है उसकी बहन है, उसका एक दुष्ट राजा है वो अपहरण कर लेता है, जो कि जैन साध्वी होती है, और उस दुष्ट राजा से अपनी बहन को बचाने का एक अभियान चलाते हैं वो कालक आचार्य कालक, कालकाचार्य कालक प्लस आचार्य, इसमें ही पता चल रहा है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा है, कालकाचार्य कथा में किसका वर्णन किया गया है, वैसे में आचार्य कालक नाम आपको करेक्ट चूज करना था। बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा था लास्ट ईयर बच्चों। तो कालक की फिर वो क्या करता है, कुछ घटनाएं करता है अपनी लापता बहन को पता लगाने के लिए वो जमीन का शुद्धिकरण करता है, अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करता है, अन्य राजाओं के साथ संबंध स्थापित करता है, और अंत में दुष्ट राजा को मार के से युद्ध करके और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। तो इस तरह से ये बहुत ही कालकाचार्य है, बहुत ही सीधी सी एक कहानी है, एक बार पढ़ते ही आपको याद रह जाएगी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर ध्यान सूत्र क्या है, पूछ सकते हैं, एक 1.5 लाइन का छोटा सा। उत्तर ध्यान सूत्र से तो छोटा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, 3 एंड 4 का नहीं, क्योंकि इसमें है इतना ही कि उत्तर ध्यान सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई है, और जो जैन जो भिक्षु होते हैं उनकी जो आचार संहिता है, उनको किन किन आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए, वो वर्णन किया गया है। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। उत्तर ध्यान सूत्र हो गया। कोलफन प्रश्न क्या है, तो हमने पहले बात कर ही ली, कोलफन प्रश्न का भी छोटा ही क्वेश्चन पूछेंगे कि पांडुलिपि का वह पेज जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी अंकित होती है उसे कोलफन पृष्ठ कहते हैं। लघु चित्र क्या है, लघु चित्रों का उपयोग कैसे होता था। तो लघु चित्र हैं वो एक डेफिनेशन तो एक ही वन लाइनर ही है इसकी, कि छोटी आकृति के कारण, और छोटी आकृति के कारण इनको लघु चित्र कहा जाता है। उपयोग कैसे होता था, लघु चित्र हैं छोटे हैं आकार में, तो काफ़ी उपयोग होता था उस समय एज ए गिफ्ट। राजा महाराजाओं के, राजकुमारियों के जो शादी विवाह होते थे तो तोहफे में दे देते थे। जो व्यापारी आते थे तो वो अपने साथ ले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए इनके बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था, छोटे थे। तो इस तरह से ही उपयोग होता था लघु चित्रों का, ठीक है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बता दिए हैं। फर्स्ट का चैप्टर है ये, और आप इसको वीडियो को थोड़ा रोक रोक के और आप नोट भी कर सकते हो, और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप मेरे से पक्का बताना कि इन क्वेश्चन में से हमारे ये क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर के मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। इसमें से 3 एंड 4 के और 1 एंड हाफ के पूछे जाते हैं बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अगर ये छोटे क्वेश्चन याद हैं तो वो हिंदी मीडियम में, अगर माध्यम में याद हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में इनका जवाब दे देंगे, और जो 3 एंड 4 के हैं वो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, आगे से आगे शेयर करना, और उन बच्चों को ज़रूर करना जो बच्चे 12th क्लास में हैं और जिनके पास चित्रकला सब्जेक्ट है। थैंक यू।